क्या आप लोग को आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो ठीक है तो एक बार कंफर्म कर दीजिए। ऑडियो वीडियो आ रही है ठीक से? गुड मॉर्निंग संजय, गुड मॉर्निंग। वॉइस वॉइस टेस्टिंग 1 2 3 3 2 1 ऑल ओके, ऑल गुड। आशीष, सपना, शंभू, यू ऑल आर वेलकम इन माय क्लास। राजीव, तो रिपब्लिक डे आपने मना लिया, चलिए अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। सब ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अभी हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एक नया चैप्टर है, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। लोकतंत्र में नौकरशाही की भूमिका, ठीक है। आप कल भी देखे हो कि नौकरशाही कितना अपने को पेशेंस में रखी थी। किसान आंदोलन करने के लिए आए और रिपब्लिक डे पर जो है लाल किले पे चढ़ करके कुछ अलग झंडा फहरा दिए, कुछ और इधर उधर किए, फिर भी किस पेशेंस रखा गया। ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है ना। तो अभी हम लोग सब चीजों को देखेंगे। वीडियो रुक रही है, ऐसा है क्या? वीडियो ठीक है? तो नौकरशाही की भूमिका क्या होनी चाहिए, कहां पर विवाद होता है ना, और क्या है, ये सब मैटर पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आपका जो सिलेबस है उसमें एक चैप्टर है लोकतंत्र में नौकरशाही की भूमिका, ठीक है। रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन डेमोक्रेसी, ठीक है। तो हम लोग पहले तो ये समझेंगे कि नौकरशाही क्या होती है, सिविल सेवा क्या होती है, ठीक है। इन सारे मुद्दों पे हम लोग बातचीत करेंगे, है ना, और इस पर चर्चा करेंगे, देखेंगे, है ना। ये बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान देने लायक है। बस आपके बोर्ड पे थोड़ा लाइट आ रहा था, मैंने उसका थोड़ा ये किया, ठीक है। पढ़ाई फैमिली से दूर रहकर करना चाहिए या फैमिली के साथ, हिमांशु? जहां पे देखो शांति मिले, ठीक है। फैमिली से दूर रहने से थोड़ा सा फोकस बना रहता है, ये बात है, फोकस उसी पे रहता है। फैमिली वाले कुछ ज्यादा ही, कई बार प्यार भी ज्यादा अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो ये बात है। वीडियो चल रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि वीडियो रुक रही है, ऐसा तो नहीं है। ठीक है। विसल ब्लोअर होता है कि जो भी गोपनीय सूचनाएं कोई कहीं देता है ना, कहीं अनैतिक काम हो रहा है और उसकी गोपनीय सूचनाओं को देने वाले को विसल ब्लोअर कहते हैं। एथिक्स में पढ़ना है। सुनीता जी, कमेंट तो आपका आ रहा है और आपको जो पूछना है वो बताइए।
चलिए, तो सबसे पहले ये जो टर्म है ना, इसको देखें। देखो, ऐसा है कि लोकतंत्र और नौकरशाही दोनों लगभग ना साथ साथ में चले, ठीक है। दोनों का ग्रोथ लगभग साथ साथ में हुआ है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, द्वितीय जो विश्व युद्ध था, उसके बाद से ही एक तरीके से लोकतंत्र मजबूत हुआ है और नौकरशाही या सिविल सेवा की भी स्थिति ठीक हुई है ना। एग्जैक्टली ये जो शब्द है ब्यूरोक्रेसी, इसके बारे में सबसे पहले ये जो शब्द है ना नौकरशाही, इस शब्द को सबसे पहले एक फ्रांस के एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस वर्ड का यूज किया, और उनका नाम है विंसेंट डी गॉर्ने, है ना, विंसेंट डी गॉर्ने। इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया है सबसे पहले, ठीक है। और विंसेंट डी गॉर्ने के द्वारा ये सब चीज किया गया, ठीक है। और एग्जैक्टली ये कोशिश किया गया कि इस शब्द को थोड़ा सा आगे फैलाया जाए, बढ़ाया जाए। और ये काफी पुरानी बात है, 1745 के आसपास इस शब्द का पहली बार प्रयोग नौकरशाही शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ, ठीक है। लेकिन किसी ने इसको कोई परिभाषित नहीं किया, ठीक है। कभी भी इसको एक तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया कि एक्चुअल में होता क्या है, क्या इसकी संभावनाएं हैं, समस्याएं हैं। ऐसी बातों पर यहां ध्यान दिया नहीं गया। तो ये बेसिकली यूज भी जो किया गया ना, वो निगेटिव चीजों के लिए किया गया, नकारात्मक पहलुओं के लिए इसका प्रयोग होता रहा, ठीक है। नौकरशाही शब्द का प्रयोग प्रशासन की आलोचना के आधार पर ही होता रहा। ठीक है, आलोचना ये किसके आधार पर होता रहा है? तो एक तरीके से आलोचना निगेटिव सेंस में ही इसको लिया गया। जैसे कई बार इसको नौकरशाही शब्द को पर्दे के रूप में कहा गया। जैसे होता है ना पर्दा, ऐसा कि भाई जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनके कार्यालयों में पर्दा लगा होता है, मतलब आप उनको नहीं देख सकते हो बल्कि वो अंदर से कुछ देख लेंगे हटा करके, उनके पास शक्तियां अधिक हैं। या मेज के लिए जो मेज होता है टेबल, उसके पीछे साइड में वो बैठे होंगे अधिकारी। तो इस तरीके से आलोचना के आधार पर ही बातें होती रही हैं, ठीक है। ये सभी विषय हमें ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। वीडियो रुक गया है क्या? वीडियो रुक गई है या आ रही है आवाज मेरी? ऑडियो वीडियो ठीक है ना? एक बार बता दीजिए कोई, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है और वीडियो चल रहा है? आप लोग एक बार कंफर्म कर दीजिए। ठीक है, एकदम ओके, अच्छी बात है। जिन लोगों को प्रॉब्लम हुई है वहां पर इंटरनेट की प्रॉब्लम है, और वो थोड़ा सा अपने आप को एक बार इंटरनेट ठीक कर लीजिए तो चीजें आपकी बेटर हो जाएंगी,
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो क्रिटिसिज्म में ही इसका प्रयोग होता रहा, ठीक है। और कायदे से एक दो लोग, जैसे ब्रिटेन में भी इसका नकारात्मक तरीके से प्रयोग हुआ, और ब्रिटेन में ऐसा हुआ कि ये जो नौकरशाही नामक संस्था होती है ये गलत है, गड़बड़ करती है। तो क्या गड़बड़ करती है भाई? इसमें ये चीजें कही गई कि ब्रिटेन में, चूंकि वो कोस्टल एरिया में है, एक बार केंद्रीकृत तरीके से वहां पर सिल्वर नाइट्रेट का वितरण किया जा रहा था। सिल्वर नाइट्रेट किस लिए दिया जाता है? नाक से ब्लीडिंग होता है, जो भी एग्जैक्टली जो ऐसे हम मरीन टाइप ऑफ क्लाइमेट में, जहां पर बहुत ज्यादा जो है उमस बहुत होता है वहां पे, जैसा कि तटीय प्रदेशों में होता है ना, वहां पर क्या होता है, बहुत ज्यादा इवेपोरेशंस भी होते रहते हैं, तो इसकी समस्या थोड़ी रहती है। तो नाक से कई बार ब्लीडिंग भी होने लगता है, ठीक है। और ऐसी जब प्रॉब्लम होती है तो हम लोग कहते हैं कि भाई ये मरीन टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है वो सही तरीके से काम नहीं करती है। तो जैसे राजस्थानी भाषा में कहते हैं नक्सीर फूटना, तो उसको रोकने के लिए, है ना, सिल्वर नाइट्रेट ये जो है बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था केंद्रीकृत तरीके से। तो इसकी भी आलोचना हुई कि ये जो तरीका है ना, सत्तावादी तरीका, जिसमें केंद्र में शक्तियों का संकेंद्रण हो जाता है, वो अपने आप में एक तरीके से क्या है, बहुत ही गड़बड़ चीज होता है। सत्ता एक ही हाथ में हो जाती है। तो ब्रिटेन में 1800 समथिंग में, 1813 ऑनवर्ड्स इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन की जा रही थी, उसमें यही बात किया गया कि ये जो सिल्वर नाइट्रेट का वितरण का जो कार्यक्रम है, ये एक तरीके से, है ना, निगेटिव नोशंस को दिखाता है, ये अच्छा नहीं है, ये पॉइंट्स है। तो कहीं ना कहीं इसकी आलोचना या क्रिटिसिज्म ही हुआ है। फ्रांस में ये कहा गया कि ये जो नौकरशाही है इसको एक बीमारी हो गई है, और इसको कहते हैं ब्यूरोमेनिया। ब्यूरोमेनिया नामक कोई सच में बीमारी नहीं होती है। आलोचना के लिए ये कहा गया कि ये बहुत ज्यादा प्रक्रियाओं पर ध्यान देती है। जैसे फ्रांस में कुछ भी अगर आपको लेना है, कुछ भी करना है, तो आपको प्रक्रियाओं का ख्याल रखना पड़ता है। जैसे आपको कुछ कहीं पे, मान लीजिए कि आप समोसा खाने के लिए गए इंडिया में, अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं उससे मेल खाता हुआ, और आपको कहा जाए कि फॉर्म भरिए एक, तब आपको एक समोसा मिलेगा, और उसमें ये अंडरटेकिंग साइन करिए कि समोसे में अगर नमक ज्यादा है, मिर्च ज्यादा है, और आपको तकलीफ हो जाती है, तो आप कोर्ट में केस नहीं करेंगे। तो आप बोलोगे कि भाई अपना समोसा रखो, हम घर जा रहे हैं, खाओगे ही नहीं शायद। तो ना क्या चाहिए, ज्यादा प्रक्रियाएं नहीं होनी चाहिए, कम प्रक्रियाएं होनी चाहिए। तो बहुत ज्यादा प्रक्रियाओं के वजह से आलोचना की गई फ्रांस में कि ये सही नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं कभी कोई इसको ब्यूरोमेनिया कहता है, कभी ये कहता है कि सत्ता का केंद्रीकरण कर लेती है, कुछ ना कुछ निगेटिव डायमेंशन ही इसमें शामिल होते रहे, ठीक है। जैसे आलोचना जो है, इसके पक्ष क्या क्या रहे हैं, इस पे जरा बात कर लें, इस पे गौर फरमाएं, ठीक है। तो एक तो कई बार इसको मेज के लिए, ऊंची मेज के लिए या पर्दे को आधार मानकर, ठीक है, या सत्ता के केंद्रीकरण को आधार मानकर, या उत्पीड़न, कोअर्सन, है ना, इत्यादि, ये सब आधार रहे, जिसके आधार पे इनकी आलोचनाएं खूब हुई कि ये नौकरशाही जो है वो कोई अच्छी चीज नहीं होती है, कोई निगेटिव चीज ही होती है। और बहुत लंबे समय तक किसी ने इसको परिभाषित नहीं किया बहुत अच्छे तरीके से। एक व्यक्ति जर्मनी के आए जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसके संकल्पना को बताया। उनका नाम मैक्स वेबर है। मैक्स वेबर, और मोरल थिंकर्स के रूप में ना जीएस पेपर 4 में पढ़ाएंगे आपको इनके बारे में। अभी थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं मैक्स वेबर की।
है ना, जर्मनी के थे। और जो जो लोग पबैड पढ़ते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या सोशियोलॉजी या पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ते हैं, वो सब इनका नाम जानते हैं, ठीक है, और इनके विषयों को समझ पा रहे होंगे वो, ठीक है। तो मैक्स वेबर ने पहली बार क्या किया, नौकरशाही की संकल्पना को बताया, ठीक है। और ये काफी अच्छे तरीके से इसको लेकर के चलते हैं। 1880 से लेकर के 1920 के बीच में इन्होंने स्टडी किया है और बहुत गंभीरता से अपनी बातों को रखा है और बताया है। इनका जन्म जो है 21 अप्रैल 1864 को हुआ है। 21 अप्रैल को हमारे यहाँ सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। और ये बड़ा कोइंसिडेंस है कि एक थिंकर जिसने की सिविल सेवा के बारे में या नौकरशाही के बारे में बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दिया है, उसका भी जन्म दिवस जो है 21 अप्रैल है। तो ये मत ध्यान रखिएगा कि मैक्स वेबर के जन्मदिन के वजह से ही भारत में 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, बल्कि इसके पीछे का कारण ये है कि हमारे यहाँ सिविल सेवा की स्थापना जो है, फाउंडेशन जो है, 21 अप्रैल को ही रखी गई थी, ठीक है, इसलिए ऐसा हुआ है। तो नौकरशाही क्या होती है, ये क्या क्या काम करती है, इन तमाम बातों को हम देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी भी लोग कह रहे हैं ज्योति की वीडियो रुक गया, ऐसा हो रहा है क्या? आज क्यों ऐसा बार बार लोग बता रहे हैं? आवाज आ रही है आपको? नहीं, दिल्ली पुलिस पर केंद्र सरकार का सुनीता जी नियंत्रण है, ठीक है। यूटी है ना, यूनियन टेरिटरी है, तो सब ठीक है। कृप्ति, आपका कमेंट आ रहा है, सबका शो हो रहा है। नहीं, जिसका भी रुक के चल रहा है इसका मतलब कि वहां पे इंटरनेट की प्रॉब्लम है। सत्येंद्र, कोई बात नहीं है, आप थोड़ा सा वीडियो देख लेना बाद में, ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। चलिए, अच्छा, गवर्नमेंट के रूल्स के वजह से मोबाइल नेटवर्क में हो सकता है, ये पॉइंट है। हरियाणा के 3 जिलों में शायद इंटरनेट की फैसिलिटी आज नहीं होगी। ठीक है, चलिए। तो मैक्स वेबर ने इसके बारे में बताया, है ना, ये समझाया कि भाई चुने गए लोगों, है ना, अ ग्रुप ऑफ अपॉइंटेड ऑफिशियल, नौकरशाही क्या है, ठीक है, निर्वाचित लोगों का एक समूह, निर्वाचित सॉरी निर्वाचित नहीं, नियुक्त, नियुक्त, ए ग्रुप ऑफ अपॉइंटेड ऑफिशियल्स, है ना, नियुक्त लोगों का समूह, ये नौकरशाही होती है। तो एक बात तो इसमें स्पष्ट हुई, सुनीता जी, मैंने आपको अभी बताया कि दिल्ली पुलिस पर केंद्र सरकार का नियंत्रण है, चूंकि यूनियन टेरिटरी है ना, इसलिए कंप्लीट राज्य नहीं है जो है, और पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय है, ठीक है। पुष्पेंद्र, कल थोड़ी प्रॉब्लम तो थी मोबाइल नेटवर्क में, बट अभी तो ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। नियुक्त लोगों का समूह, इसका ये मतलब है कि जो नौकरशाही है, नौकरशाही का क्या होता है, एक तरीके से अपॉइंटमेंट होता है, नियुक्ति होती है। ये
बात इन्होंने समझाई कि अपॉइंटमेंट होगा तो ये पहचान करने के लिए जरूरी है, पहचान के लिए, कि जिनका भी भाई इलेक्शन होगा वो ब्यूरोक्रेसी में शामिल नहीं है। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी में शामिल वही है जिसकी नियुक्ति होती है। पहली चीज तो ये। इसके बाद इन्होंने कुछ इसके कैरेक्टर को बताया, कुछ विशिष्टताओं को बताया, जिसको आधार मान करके हम देखेंगे। एके लेड से तो पढ़ाएंगे ना। मैं मनोज समझा नहीं क्या लिखे हो। नहीं धर्मेंद्र, ऐसा है ना कि अभी मैं 10 दिन का क्लास फिर एक कुछ समय के बाद लूंगा। ठीक है, अभी एक जगह पे छोड़ूंगा आपको और उसके बाद 10 दिन 10 क्लास कम से कम और एक बाद में होगी, थोड़ा सा करंट को लेते हुए। ठीक है, दूसरा जो पहलू है इसमें कि मैक्स वेबर नौकरशाही की प्रकृति या विशिष्टताओं का वर्णन किया। ठीक है, मैक्स वेबर ने ये समझाया कि एग्जैक्टली ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, इसको अंडरस्टैंड हम कर सकते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स से। वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसको देखते हैं, वो क्या क्या इसकी विशिष्टताएं हैं, है ना, जिसको हम नौकरशाही की विशिष्टताएं। ठीक है, गिवन बाय मैक्स वेबर। मैक्स वेबर इज ए थिंकर फ्रॉम जर्मनी, है ना। अनुराग ऐसा है कि यूनियन टेरिटरी में केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के तरफ से प्रशासन किया जाता है, नंबर 1। अब कुछ ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं, है ना, कि जहां पर जनसंख्या बहुत है, जैसे दिल्ली में लगभग 2 करोड़ जनसंख्या है, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज है, तो उनकी बातों को सुनना भी जरूरी है। दिल्ली वालों के हितों की भी बात होनी चाहिए। तो ये अपेक्षा बनती है कि उनके तरफ से पॉपुलर रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए जो डिस्कस करें विधानसभा में। इसीलिए एक संशोधन किया गया 1991 में, 1991 में 69वां संशोधन, है ना, 69th अमेंडमेंट के साथ दिल्ली के लिए जो है वो व्यवस्था किया गया, और वो है आर्टिकल 239 AA, है ना, जिसके आधार पर दिल्ली में व्यवस्थाएं की गई, 239 AA। ठीक है, ऐसे आर्टिकल के माध्यम से एक सिस्टम बनाया गया कि क्या होगा, कैसे होगा। तो यहाँ विधानसभा होगी, ठीक है, जो पॉपुलेशन है उसके रेस्पेक्ट में बनाई जाएगी। पॉपुलेशन के रेस्पेक्ट में विधानसभा में मेंबर्स होंगे, जितने विधानसभा के मेंबर्स होंगे उससे 10% से ज्यादा लोग मंत्री परिषद में नहीं होंगे। तो जैसे दिल्ली विधानसभा में 70 सीट है, तो है ना, उसके 10% यानी 7 ही मंत्री यहाँ हो सकते हैं। ठीक है, तो 7 मंत्री यहाँ होते हैं। इस तरह की व्यवस्था की गई। चीफ मिनिस्टर जो होगा उसकी अपॉइंटमेंट उपराज्यपाल नहीं करते, राष्ट्रपति करता है, ये खास बात है। जो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसकी अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है और उनके सलाह सहायता पर इनको काम करना है। हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर का प्रभाव भी थोड़ा अधिक रहता है। ये जो कल जो हुआ ना, उसमें ये सब क्या हो रहा है, संसदीय संप्रभुता के खतरे, यहां से प्रश्न आएंगे।
आजकल क्या हो रहा है कि संसद के द्वारा जो भी कानून बनाया जाता है ना, उसका अच्छा खासा जो है विरोध चल रहा है। तो संसदीय संप्रभुता के खतरे, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। संसदीय संप्रभुता की चुनौतियां क्या हैं, मैंने तो अभी कार्यपालिका पढ़ाया है, विधायिका वाला जो चैप्टर होगा उसमें अभी पढ़ाएंगे, है ना। तो हम जुडिशियल इश्यूज भी कराएंगे और लेजिस्लेटिव इश्यूज भी कुछ कराएंगे, उसमें ये सब आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे कि नौकरशाही की क्या विशिष्टताएं हैं जो मैक्स वेबर ने बताई हैं। ठीक है, तो ऐसी ये जो संस्था है ये पद सोपानिक संगठन में काम करती है। पद सोपानिक संगठन में, पद सोपानिक का मतलब होता है क्या, हायरार्की, HIERARCHY, ये है पद सोपान। हायरार्की ऐसी दिखती है, पिरामिड के जैसी, है ना, जिसमें अब देखोगे कि जिसमें केंद्र में यहाँ पे शक्तियों का एक जमावड़ा होगा और वहां से टॉप डाउन और बॉटम अप इस तरीके से कम्युनिकेशन होते हैं, ऊपर से नीचे, स्टेप बाय स्टेप, है ना, होते हैं। इसी पर लैडर्स जो है वो ऐसे विभिन्न अधिकारी बैठे होते हैं। जैसे किसी राज्य में देखोगे तो चीफ सेक्रेटरी यहाँ पे हो गए, उसके नीचे डिविजनल कमिश्नर, फिर डीएम, फिर एडीएम, फिर एसडीएम, इस तरीके से एक सिस्टम होता है जिसके तहत ये काम करती है। तो नौकरशाही ऐसी व्यवस्था है जो पद सोपानिक संरचना में, हायरार्कल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस में ये काम करती है। ठीक है, ये बात है। दूसरा, शंभू यार पढ़ने उड़ने पे ध्यान दो ना, कितनी क्लास होगी, क्या होगा, कल होगा कि नहीं होगा, क्यों चिंता करते हो यार आप लोग इतना। सारा टॉपिक हम कवर करेंगे, जो हम कर रहे हैं गवर्नेंस करेंगे, है ना। और अब क्यों इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, पढ़ो ना, जो बता रहे हैं इस पे ध्यान दो। आजकल खूब क्वेश्चन आया हुआ है ब्यूरोक्रेसी से, है ना, प्रशासनिक व्यवस्था के इस पे मेरे पास क्वेश्चन पड़ा हुआ है ना। पिछले अगर 2013 से लेकर 20 तक का देखोगे ना, 8 साल का क्वेश्चन, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये 8 साल एग्जाम हो चुका। 8 साल के एग्जाम में काफी सारा जो है सिविल सेवा पर, कभी कार्डर सिस्टम पर, कभी ब्यूरोक्रेटिक कैरेक्टर पर, ये सब भी दिया हुआ है कि भारत की जो नौकरशाही है वो जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें ब्यूरोक्रेटिक कैरेक्टर है। तो यही तो मैं बता रहा हूं, कैरेक्टर, ये इसको नहीं समझोगे आलोचना करने की तो ऐसे ही मेंस जो है ना वो हो जाएगा। और बाकी जो पढ़ाई लिखाई की जो पद्धति है ना, मैं बता रहा हूं कि उससे कुछ होने वाला है नहीं, आप बड़ा परेशान हो जाओगे आप लोग मेंस में। तो मेंस के टॉपिक को करा रहा हूं मैं, मन लगा के पढ़ लो अच्छे से, वरना मैं आपको गारंटी देता हूं जो भी पढ़ोगे ना उससे कुछ भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। जो भी आप पढ़ने की जो पुरानी पद्धति है, जब पॉलिटिकल साइंस के मेथड से जो हिस्ट्री, जो कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी पढ़ रहे हो, इससे कोई मिलेगा नहीं, है ना। तो ये बात है, ध्यान से सुनो, देखो, इस पे काम करो। ठीक है, चलिए, तो मैं ये कह रहा था आपको कि मैक्स वेबर जो कि जर्मनी के एक थ्योरिस्ट थे, इनके बारे में भी पढ़ाएंगे डिटेल से, और जीएस पेपर 4 में कभी बातचीत होगी। ठीक है, और इन्होंने सबसे पहले ये एक बताया कि ये पद सोपानिक संरचना में काम करते हैं ऐसे में। अब ये अपने आप में आलोचना का भी विषय हो जाता है। जब भी ऐसी संरचना में कोई काम करेगा तो क्या है, ये प्रशासन अपने हाथ में सत्ता ले लेती है, सत्ता का केंद्रीकरण हो जाता है। ठीक है, एग्जैक्टली इस तरह की बात होती है, कहीं ना कहीं इससे मुश्किलें खड़ी होती हैं। नौकरशाही ऐसी व्यवस्था है, इसमें प्रक्रियाओं पर बल दिया जाता है, इसमें प्रक्रियाओं पर बल दिया जाता है। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी इज ऑलवेज, है ना, ऑपरेटेड बाय विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो इसमें क्या प्रोसीजर ओरिएंटेड होता है, ये प्रक्रिया बहुत
इसमें होती है ना। इसमें नियम विनियम होते हैं, नियम, रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियम विनियम पर बल दिया जाता है, एम्फेसिस ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है। नेक्स्ट जो ध्यान रखने लायक है, जिस पर बहुत अच्छे तरीके से देना है, कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है इसमें न्यूट्रलिटी पाई जाती है, प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूट्रलिटी। इस पर भी प्रश्न आया हुआ है, 2018 में मेरे ख्याल में प्रश्न है, अब देखना प्रीवियस ईयर के, है ना, प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूट्रलिटी, तटस्थता। और सवाल ये पूछा गया था कि तटस्थता का सिद्धांत जो है धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है, इफेक्टिवनेस, प्रभावशीलता भी कम होती जा रही है, इस तरह का सवाल पूछा गया था। तो ये हम लोग देख पाएंगे, जान पाएंगे, है ना। तो चौथी बात जो है वो इसमें ये जानना है कि इसमें तटस्थता, तटस्थता एवं अनामता, अनामता अभी पढ़ेंगे, एक एक करके देखेंगे इसको क्या कहते हैं भाई। न्यूट्रलिटी एंड एनोनिमिटी, न्यूट्रलिटी एंड एनोनिमिटी। ठीक है। तटस्थता क्या होती है अभी ब्रीफ में बता रहा हूं, मैं कुछ चीजों को लिखवाऊंगा भी, आप ध्यान से सुनिए बस। तटस्थता का मतलब होता है राजनैतिक तटस्थता, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। ये अपेक्षा है कि जो, हाँ अच्छा चलिए, 2017 में आया था, कब्बू जी बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो खूब सारा क्वेश्चन आता है, जैसे ही जो सीरियस बच्चे होंगे ना, जो क्वेश्चन बैंक देख रहा होगा, वो समझ गया होगा कि सब क्लास जो चली है उसका इंपॉर्टेंस क्या है। मुख्य परीक्षा में तो मैं ही मिलूंगा आपको, बस यही बात है। तो अच्छी बात है, आप उसको समझिए। चलिए तटस्थता की बात करते हैं। तटस्थता क्या होती है? तो तटस्थता का मतलब राजनैतिक तटस्थता से है ना। न्यूट्रलिटी और पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी दोनों एक ही तरह की चीज होती है। ठीक है। इसमें प्रशासन से ये अपेक्षा होती है कि वो राजनीतिक दल के नीतियों से तटस्थ रहे और सरकार के नीतियों के प्रति जो है प्रतिबद्ध रहे। तटस्थ रहे किससे? पॉलिटिकल पार्टी के नीति से, मतलब राजनीतिक दल कोई भी सोच का हो, किसी भी तरह से उसकी अपनी पॉलिसी होती है, उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए प्रशासनिक अधिकारी का। प्रशासनिक अधिकारी का लेना देना अगर होना चाहिए तो वो सिर्फ सरकार से होना चाहिए। वो सरकार के नीतियों के लिए काम करे, सरकार की नीतियों के प्रति वो प्रतिबद्ध रहे। ये है तटस्थता। इसके बाद एक शब्द का प्रयोग किया गया है, अनामता, एनोनिमिटी। एनोनिमिटी, अनामता क्या है? ये गुमनाम रहना चाहिए, पर्दे के पीछे रह करके काम करने वाली संस्था है, ये फ्रंट रनर नहीं है। हम लोग कहते हैं कि एवरी कमीशन एंड ओमिशन ऑफ द मिनिस्ट्री गोज टू द मिनिस्टर ओनली, ऑल क्रेडिट्स एंड डिस्क्रेडिट गोज टू द मिनिस्टर्स ओनली, है ना। जो मंत्री है वो अपने मंत्रालय या विभाग के अच्छे बुरे कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। प्रशासनिक अधिकारी का इससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आप देखोगे आज कल तो राजनीतिक मूल्य कम होते जा रहे हैं, लेकिन किसी समय में अगर आप देखोगे तो इसको काफी अच्छे तरीके से माना जाता था, इसको लागू किया जाता था, है ना। और इसमें ये सारे बिंदु ध्यान में रखे जाते थे, है ना। आप जैसे ये देखोगे कि पहले के समय में अगर रेल का एक्सीडेंट हो जाता था तो रेल मंत्री जैसे कई बार ऐसे रहे हैं हमारे जो तुरंत रिजाइन कर देते थे, बल्कि उनको मनाना पड़ता था। जैसे लाल बहादुर शास्त्री, उनको मनाना पड़ता था कि भाई प्लीज आप मत छोड़िए, आपकी कोई गलती नहीं है। वो कहते थे नहीं, मैं नौकरी नहीं करूंगा, कहीं ना कहीं मेरी जिम्मेदारी। आजकल का मंत्री कैसा है, सारा कुछ खराब हो जाएगा तो भी क्या होगा, छोड़ता नहीं है ना। और इसी तरीके से वो रहता है। ठीक है। तो ये क्या है कि अनामता का सिद्धांत जो है ना, मंत्रीय उत्तरदायित्व के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है।
इस पर हम अलग से बात करेंगे और इन सब की परिभाषाएं आपको लिखवाएंगे, सब पे बात होगी। पहले तो एक बार ओवरऑल जान लीजिए। अब उस पूरे विषय वस्तु में कोई एक बड़ा विषय है जिससे कि क्वेश्चन आने की संभावनाएं है और आया भी है, आगे भी कुछ आएगा, उन सभी मैटर पर बात करेंगे। मैं फिर से दोहराता हूं कि तटस्थता क्या है। तटस्थता का मतलब राजनीतिक तटस्थता से है। इसमें अपेक्षा ये होती है कि प्रशासनिक अधिकारी राजनीतिक दल के नीतियों के प्रति तटस्थ रहे और सरकार के नीतियों के प्रति प्रतिबद्ध रहे। यानी बीजेपी, कांग्रेस या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी शासन में आ जाए, उस राजनीतिक दल का सोच क्या है, उस राजनीतिक दल की नीतियां क्या हैं, इससे हमारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। प्रशासन का जो सरोकार है या लेना देना है वो सरकार की नीतियों से होना चाहिए। यानी उसको जनहित के लिए, सबके हित के लिए काम करना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी में भी हो सकती है कि एक समुदाय के लिए काम करे, दूसरे समुदाय के लिए ना करे, उसका अपना एक अप्रोच हो सकता है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन इसमें समस्या वहां पर आती है कि अगर आप प्रशासन में रहते हैं और ठीक है, अभी आ रही है आवाज, आ जाएगी। अब आ रही होगी आवाज। अभी आवाज आ रही होगी। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। तो मैं यही कह रहा था कि ये जो अनामता है, अनामता के बारे में मैं बता रहा था कि इसका मतलब गुमनामता से है। कुछ भी अच्छा या बुरा होगा मंत्री में, वो संगठन में या किसी विभाग या मंत्रालय में, तो वो सीधे एग्जैक्टली मंत्री उसके लिए जिम्मेदारी लेगा, प्रशासनिक अधिकारी का इससे कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, ये जो सिस्टम है नौकरशाही की, ये योग्यता प्रणाली पर बल देती है। योग्यता प्रणाली, मेरिट सिस्टम, ये मेरिट सिस्टम पर काम करने वाली व्यवस्था है। ठीक है, ये कई बार जो राजशाही में हम देखते हैं कि राजा को जो पसंद आया वैसा काम करेगी, ऐसा कुछ भी ये नहीं है। ठीक है, ये ऐसी व्यवस्था है जिसमें क्या है, भेदभावहीनता पाई जाती है। एग्जैक्टली ये इम्पर्सनल बिहेवियर करते हैं, है ना, भेदभावहीनता, या जिसको हम लोग कहते हैं इम्पर्सनैलिटी, गैर व्यक्तिकता, ये गैर व्यक्तिक तरीके से कार्य करती है। गैर व्यक्तिकता, इम्पर्सनल बिहेवियर, मतलब किसी भी जाति, धर्म, प्रजाति, रंग, त्वचा, क्षेत्र, भाषा, नृजातीय समुदाय को ध्यान में रखते हुए ये काम नहीं करती है। क्या क्वेश्चन है राघवेंद्र जी? क्वेश्चन डालो ना, मैंने देखा नहीं, क्या रिप्लाई करूं मैं? तो ये भी इंपॉर्टेंट है जिसमें हमें ध्यान देना चाहिए। ये जो नौकरशाही है, ये ऐसे तरीके से काम करती है जिसमें लोक संपत्ति और निजी संपत्ति के बीच में ये अलगाव को लेकर के चलती है ना। लोक संपत्ति एवं निजी संपत्ति के बीच
अलगाव, है ना। और एग्जैक्टली ये नौकरशाही जो है ये अपने आप में एक ऐसी व्यवस्था है जो क्या करती है, जो दस्तावेज होते हैं, डॉक्यूमेंट्स, उनको लिखित तरीके से करती है। देश के तिरंगे के साथ ऐसा अपमान, क्या राय है सर आपकी? अच्छा तो नहीं है, वो भी गणतंत्र दिवस के दिन, तो ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। और अगर इसको देखा जाए तो राष्ट्रद्रोह भी इसको कह सकते हैं, ट्रीजन जैसा मैटर भी हो सकता है ये, ठीक है। कि रिपब्लिक भाई किसी डे में नहीं कर सकते, क्योंकि लाल किला इसका सिंबल है हमारे इंडिपेंडेंस का, और वहां पर अगर इस तरह से किया जाता है तो इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। पनिशमेंट होगा, वो चार्जशीट किया जाएगा, एनआईए वगैरह भी एक्टिव हो गए होंगे सब अब, है ना। तो ये बात है, ध्यान देने लायक है। नेक्स्ट जो है इसका क्या होता है, लिखित दस्तावेज। लिखित दस्तावेज, ठीक है, एग्जैक्टली ये ध्यान देना है। सात है लोक संपत्ति एवं निजी संपत्ति के बीच का अलगाव, सुनीता जी, है ना। ये पब्लिक प्रॉपर्टी अलग और निजी प्रॉपर्टी अलग लेकर के चलती है। राजशाही में क्या होता था, राजा की निजी संपत्ति और लोक संपत्ति में कोई अंतर ही नहीं था। सर नागरिकों से टैक्स लगा के जो लिया उसको अपने निजी हित में रात भर नृत्य देखने में ही पैसा खर्च कर दिया, ऐसा भी हो सकता था। इंडिया के किसान ऐसा नहीं कर सकते हैं। देखो ये सब होगा, कभी बताएंगे ये सारे मैटर भी, अब छोड़ो, अभी कभी इसको डिस्कस करेंगे, है ना। तो इस तरीके से बातें दी गई हैं, है ना, और इसको प्रस्तुत किया गया है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज है, और मैक्स वेबर ने ही ये बात समझाया और क्लैरिफाई किया कि नौकरशाही होती क्या है, ठीक है। अब हमें कुछ कुछ शब्दों के अर्थ जो है सीख लेने हैं नौकरशाही के बारे में, तो ये सारी चीजें, और कहेंगे कि इसको पहचान कैसे करेंगे, अ ग्रुप ऑफ अपॉइंटेड ऑफिशियल, ठीक है। ये अपने आप में ध्यान देने लायक है। ठीक है, एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, जैसे नौकरशाही से, है ना, नौकरशाही से अगर हम घटाएंगे, माइनस करेंगे किसको, रक्षा सेवा, ठीक है। और न्यायिक सेवा, तो जो बचेगा इसको कहते हैं सिविल सेवा। ये फॉर्मूला या सूत्र ध्यान रखिएगा, ठीक है। नौकरशाही से अगर हम ये घटा लेते हैं, ठीक है, रक्षा सेवा और न्यायिक सेवा, दिलीप मैंने पहले ही कह दिया कि नौकरशाही की पहचान क्या है, ग्रुप ऑफ अपॉइंटेड ऑफिशियल। भाई वो तो एक इलेक्टोरल बॉडी है ना, वो शामिल नहीं होंगे इसमें। हालांकि आज के जमाने में उनका कामकाज का तरीका वैसा ही होगा जैसा मैक्स वेबर ने बताया है, ठीक है। तो नौकरशाही में से अगर डिफेंस सर्विसेज को हटा लेते हैं और जुडिशियल सर्विसेज को हटा लेते हैं, तो जो बचता है ये आप लोगों का है, ठीक है। ये एग्जैक्टली आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। लोक सेवा, अब जैसे आपका जो एग्जाम है वो सिविल सेवा का एग्जाम है अपने आप में, है ना। जैसे आप जब पीटी का फॉर्म भरोगे तो होगा सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2021, ठीक है। ये आप ऐसा करोगे। तो सिविल सेवा ऐसी सेवाएं होती है, नौकरशाही तो आप जान ही गए, जो नीतियों की क्रियान्वयन में भूमिका निभाती हो, ठीक है। नीति
क्रियान्वयन में प्रमुखतः भूमिका निभाती हो। ठीक है, अब ये ध्यान देना है कि सिविल सेवा ऐसे नहीं होते हैं कि सिविल सेवा में अगर हम बात करें तो ये सिर्फ पॉलिसी ही एग्जीक्यूट करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मौलिक रूप से पॉलिसी एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, ये कुछ और भी करते हैं, ये लॉ का भी एग्जीक्यूशन करते हैं, ये आपदा प्रबंधन के लिए भी काम करते हैं, लेकिन पहचानने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो ध्यान क्या देना है, पॉलिसी एग्जीक्यूशन, नीतियों का क्रियान्वयन। सिविल सेवा क्या है, तो ऐसी सेवा जो लोक नीतियों के क्रियान्वयन में मुख्यतः भूमिका निभाती हो, उसे क्या कहते हैं, सिविल सेवा। और जो आपकी परीक्षा है जिसमें 25-26 जॉब है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, ये सब जो है, ये क्या सिविल सेवा का है। तो आपके सेवा का नाम ये नहीं है कि नौकरशाही सर्विस एग्जामिनेशन है ना, ब्यूरोक्रेसी सर्विस एग्जामिनेशन नहीं है, या ब्यूरोक्रेसी प्रीलिम्स टेस्ट, ऐसा करके कुछ नाम नहीं। आपके एग्जाम का नाम क्या है, सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, ऐसा नाम होगा। तो आपकी भर्ती यहां पर होगी, आईएएस आईपीएस यहां आएंगे, आईएएस आईपीएस ये सभी। अब इनको आईएएस आईपीएस को ब्यूरोक्रेसी भी कहते हैं क्योंकि उनके कैरेक्टर से भी ये मैच करते हैं, ये अलग बात है, लेकिन सिर्फ आईएएस आईपीएस को ही नौकरशाह कहेंगे ऐसा नहीं है। नौकरशाही के लिए कैरेक्टर यहां बता दिया कि भाई लिखित दस्तावेज हो, भेदभाव नहीं होता हो, है ना, पद सोपानिक संरचना में काम करती हो। तो बैंक का जो एम्प्लॉई है वो भी नौकरशाही में शामिल है। ठीक है, रक्षा सेवाओं में लेफ्टिनेंट कॉलोनल, एयर कोमोडोर, ये सब भी क्या है, ब्यूरोक्रेसी में शामिल है। फॉर्मूला आपको बता ही दिया मैंने, इसी से आप समझ पाएंगे। नौकरशाही माइनस ये दोनों इज इक्वल टू सिविल सर्विसेज, यानी इसी को उल्टा कर दें अगले पेज पर, नौकरशाही में क्या क्या आ जाएगा, नौकरशाही इज इक्वल टू, यहां से आप इधर से उधर ले जाओगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा जी, सिविल सेवा तो होगा ही होगा, सिविल सेवा प्लस रक्षा सेवा, एनडीए और सीडीएस वाले जो लोग हैं ये भी इसमें शामिल हो गए, और न्यायिक सेवा, जजेज हमारे हो गए, या जुडिशल जो सर्विसेज हैं ये सब इसमें आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये जान सकते हैं कि नौकरशाही में ये सारी चीजें शामिल हो जाती हैं ब्यूरोक्रेसी में, जबकि सिविल सेवा में ये दोनों नहीं होगा, सिविल सेवा में ये दोनों नहीं होता है। ठीक है, तो हमेशा इस सूत्र को, ये फॉर्मूला जो आपको हमने दिया, इसको जरूर ध्यान में लेकर के चलेंगे। ठीक है, नौकरशाही में से घटा लोगे ये दोनों तो जो बचेगा वो यही है, सिविल सेवा वो ऐसा है। अब भूमिका पर आते हैं और मुद्दों को डिस्कस करते हैं। और एक बार भूमिका बता दें, आपके पास ऐसा लिखा है रोल ऑफ सिविल सर्विसेज, या रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन डेमोक्रेसी। तो ऐसा मत सोचिएगा कि कोई भी क्वेश्चन आपसे ये पूछने वाला है कि लोकतंत्र में सिविल सेवा की भूमिका का वर्णन करें और इतना नंबर पाएं। कोई ना कोई मुद्दा पूछेगा, कोई इश्यूज होगा वो पूछेगा। जैसे कि अभी आपने बात किया ना, ये तटस्थता, अनामता, न्यूट्रलिटी, एनोनिमिटी, कि आज की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें ये न्यूट्रलिटी कम होती जा रही है, या एनोनिमिटी का प्रिंसिपल अब खत्म हो रहा है। द डेज ऑफ न्यूट्रलिटी एंड एनोनिमिटी हैज गॉन, है ना। इस तरीके से सवाल हो सकता है, क्या डू यू थिंक दैट, क्या आपको ऐसा लगता है, गिव पॉइंट्स एंड काउंटर पॉइंट्स, इस तरीके के प्रश्न वो बनाएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम लोग उसको देखें, हम लोग सिविल सेवा की भूमिका की भी चर्चा जरूर करने वाले हैं।
ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट भूमिका है वो मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, सबसे पहला क्या है? नीतियों का क्रियान्वयन। नीतियों मतलब लोक नीतियों। आप चूंकि खतरनाक खिलाड़ी हैं, लोक नीतियों का क्रियान्वयन, एग्जीक्यूशन ऑफ द पब्लिक पॉलिसी। ये मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसी से पहचाना जाता है। इसके बाद भी और बहुत सारी भूमिकाएं ये करता है, जैसे कानून एवं व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर। कानून एवं व्यवस्था की जिम्मेदारी, जैसे दिल्ली पुलिस है ना, कि जो लोग होंगे उनके पास, चूंकि कमिश्नरेट सिस्टम है इसलिए उनके पास क्या है? कानून एवं व्यवस्था की जिम्मेदारी है। लोग न्यायपालिका में भी गए तो उसने कहा कि पुलिस के पास जाओ, पुलिस ही इसको देखेगी। ठीक है। और क्या है? आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है। और इसके बाद जो है, हम अगर देखें, अगर ध्यान रखें तो हमें कुछ कुछ चीजों का इसमें लेकर के चलना होगा। और जैसे ये कानून का भी, लॉ एग्जीक्यूशन, कानून का भी क्रियान्वयन करती है। ये सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए भी काम करती है। कल्याण की नीतियों के निर्माण, कल्याण की नीतियों के निर्माण में है ना, सलाह और सहायता ये प्रस्तुत करती है। ठीक है। इतना ही नहीं, जो सिविल सेवा है ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध के स्तर पर भी ये काम करती है। इसका काम राष्ट्रीय एकीकरण भी है, नेशनल इंटीग्रेशन भी इसमें देखने को मिलता है। ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी भूमिकाएं हमने देखी हैं। ठीक है। एग्जैक्टली ये ध्यान दीजिएगा कि हमें ये वाला पॉइंट मोस्टली ये ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। सिविल सेवा की भूमिका में पॉलिसी एग्जीक्यूशन इज द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट, पहला और सर्वप्रथम और महत्वपूर्ण ये जो है इसमें शामिल है। तो हमने अभी सामान्य सी बातें की, नौकरशाही क्या है, सिविल सेवा क्या होती है, सिविल सेवा की क्या भूमिका है, नौकरशाही की विशिष्टता के बारे में। हाँ, दिल्ली में भी सत्येंद्र डीएम होते हैं और उनको डीसी कहा जाता है, डिप्टी कमिश्नर। ठीक है, ये बात। तो हमने ये भी देखा कि ये क्या है, नौकरशाही का कैरेक्टर किस तरीके का है, ऐसी तमाम बातों को हम लोगों ने समझा और जाना। ठीक है। नेक्स्ट हमें इनके मुद्दों को पढ़ना है जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है। मिनिस्टर भी अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा, फिर तो मिनिस्टर भी ब्यूरोक्रेट्स हैं? नहीं, नहीं है ऐसे, क्योंकि वो सिर्फ अपॉइंट नहीं किए जाते, इलेक्टरल होते हैं ना, चुनाव होता है ना कहीं विधायक होते हैं ना, इसलिए तो इलेक्टेड लोग जो हैं वो इसमें शामिल नहीं होंगे। कहीं से इलेक्टरल प्रोसेस से जुड़े हुए हैं तो वो नहीं होंगे। बाकी कोई प्राइवेट कंपनी वाला ब्यूरोक्रेसी में हो सकता है देवेंद्र, जैसे किसी मान लो कि रतन टाटा की कंपनी में
अगर काम करते हैं तो कायदे से उसमें भी हायरार्की है, पद सोपान है, कोई ना कोई रूल्स रेगुलेशंस है, वो सभी है। दिलीप, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पढ़ना है जीएस में, इतना पढ़ना चाहते हो तो लोक प्रशासन ऑप्शनल पढ़ो, रीड आईएएस पे, वहां पे ये सब बातें होंगी, है ना। ये हमारे सिलेबस में गवर्नेंस में इतना ये नहीं है, हालांकि खूब सारा इन्फ्लुएंस पबैड का हो गया है, बट फिर भी अनामता को लिखा दीजिए। क्यों चिंता करते हैं कौशल्य, मैं तो पढ़ाऊंगा, वो तो मुद्दा है अलग से वो बात ही होगी, लिखवाएंगे, क्यों चिंता करते हैं, है ना। कुछ इश्यूज हमें प्रिपेयर करने हैं, मुद्दे इस चैप्टर से, ठीक है। वो क्या क्या है देखिए, एक तो सबसे पहले कि प्रशासन में जो है वो भ्रष्टाचार, करप्शन, ये लेकिन आप समझो कि यहां पे नहीं होगा ये चैप्टर भ्रष्टाचार वाला। थोड़ा सा मैंने बताया था सीबीसी के कॉन्टेक्स्ट में, ये चैप्टर जीएस पेपर 4 में है ना, एथिक्स वाले पार्ट में ये होगा। भ्रष्टाचार की चुनौतियां वहां पे सिलेबस में हाईलाइटेड है, हालांकि सेकंड पेपर में भी खूब आया है और आएगा आगे भी। पेपर 4 और पेपर 2 में कई चीजें ओवरलैपिंग हैं, जैसे सूचना का अधिकार लिखा है कहां पर, 4th पेपर में, वो सेकंड में भी आता है, आ चुका है, ठीक है। कई ऐसी चीजें हैं, ठीक है। और करंट में पवन आप सिर्फ एक क्रॉनिकल मैगजीन आती है मंथली, सिर्फ वही पढ़ो, दूसरा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये हम लोग यहां पे नहीं करेंगे, ये जीएस पेपर 4 के साथ होगा, तो ये भी एक मुद्दा इसमें जुड़ गया, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन सेकंड पेपर में आता है, ठीक है। दूसरा इशू जो है वो तटस्थता और अनामता से है, तटस्थता एवं अनामता, ठीक है। न्यूट्रलिटी एंड एनोनिमिटी से लेकर के है, ठीक है। इस पे भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और हमारी जो नौकरशाही है, इसकी पद्धति जो है ना, लोकतांत्रिक नहीं है, बल्कि वो क्या है, ब्यूरोक्रेटिक है, ब्यूरोक्रेटिक नौकरशाही या अधिकारी तंत्रीय, अधिकारी तंत्रीय चरित्र जो नुकसान देता है किसको, लोकतंत्र के लिए, जो लोकतंत्र के लिए घातक है। तो वो क्यों है, क्या वजह है, वो सब भी हम देखेंगे। एग्जैक्टली इसके वर्किंग कल्चर को लेकर के ये हो गया, ये वाला जो चैप्टर है ना, ये कार्य संस्कृति को लेकर के होगा, ठीक है। जैसे कई बार किसानों के आंदोलन को रौंद दिया जाता है, हालांकि कल तो किसान ही ज्यादा आती किए हैं, बहुत पेशेंस रखा है पुलिस ने, और कल अगर फायर ओपन कर देते तो बहुत सारे लहूलुहान हो गए होते। लेकिन यूजुअली ऐसा देखा गया है कि कई किसानों के आंदोलन को या विद्यार्थियों के आंदोलन को नौकरशाही के द्वारा, है ना, तोड़ ताड़ के रखा गया है। हाँ, लोक प्रशासन में भी यही अप्रोच है राजू, लोक प्रशासन में इसी तरीके से क्वेश्चंस वहां पे भी आते हैं। इवन लोक प्रशासन के बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ना, वो सेकंड पेपर जीएस में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये बात है। मुद्दों में एक तो मुद्दा ये कि भारतीय जो नौकरशाही है ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो पाई है, प्रतिनिधि नौकरशाही नहीं बन पाई है, प्रतिनिधि नौकरशाही इसको कहते हैं। है ना, प्रतिनिधि नौकरशाही की जो समस्याएं होती हैं, ये पॉइंट है।
ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से सवाल होंगे ही होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है। जैसे इसमें हम लोग कंपेयर भी कर लेंगे अमेरिका से और भारत को, यूएसए और इंडिया। ठीक है, इस पे क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि जब तक भारतीय नौकरशाही प्रतिनिधि नौकरशाही नहीं बनेगी तब तक क्या है, वह बहुत अच्छे तरीके से कार्य नहीं कर सकती है, या लोकतंत्र के लिए मैचिंग नहीं हो सकता है, लोकतंत्र की पक्षकार नहीं हो सकती है, लोकतंत्र विरोधी ही रहेगी। और अमेरिका में ये कहा जाता है कि अगर आपको रिप्रेजेंटेशन देखना हो, अगर आपको प्रतिनिधित्व देखना हो, तो आप ये देख सकते हैं कि कहा यह जाता है कि आपको संसद में ना देखें, नौकरशाही में देखें। अमेरिका में काले, गोरे, कैथोलिक, मेथोडिस्ट, जितने भी समुदाय के लोग हैं, सबकी भर्तियां नौकरशाही में होती होती। तो हमें वहां से कुछ सीखना चाहिए, देखना चाहिए, ये सारी बातें हैं। एक तो मैं कहूंगा कि अब जिस तरीके से क्वेश्चन बना है, मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लेता हूं और यहीं से मैं स्टार्ट करूंगा बात। एक तो ये भी बात देखना है, ठीक है, करप्शन अभी भी इंपॉर्टेंट बना हुआ है, न्यूट्रलिटी एनोनिमिटी की भी बात होगी, और ब्यूरोक्रेटिक जो चरित्र है या वर्क कल्चर जो है वो खराब क्यों है, इस पे भी बात होगी। एक जो और मुद्दा होगा, वो मुद्दा जुड़ा होगा इसी से, लेकिन थोड़ा अलग अलग नेचर होगा। ये जो कार्य संस्कृति है ना, इसी से जुड़ा हुआ एक विषय होगा, और ये होगा कि इसमें ना कार्यकुशलता का अभाव जो है, और ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। कार्यकुशलता ऑब्लिक प्रभावशीलता, ये बहुत कम है। तो हमारे यहां ये पॉइंट है, विदाउट रिप्रेजेंटेशन नो टैक्सेशन। क्या क्या लिखते रहते हो यार तुम लोग, क्या इसका लेना देना है यहां से? नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, नो एक्सपेंडिचर विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ये सब कहा जाता है पॉलिटिकल चीजों के लिए और डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए। इससे क्या लेना देना है? ब्यूरोक्रेसी में कहाँ रिप्रेजेंटेशन, इस तरह की बात हो रही है। और वो कोई चुने थोड़ी जाएंगे। यहाँ पे जो बात हम कर रहे थे रिप्रेजेंटेशन की, ये डिफरेंट काइंड का है, इसको पढ़ लोगे तो बात समझ में आएगा। रिक्रूटमेंट में वो होना चाहिए। कुछ भी आप लोग लिखते रहते हो ऐसे ही बच्चे के जैसा, आप लोग माइंड मत करो, पर थोड़ा सा गंभीरता होना चाहिए। बहुत कम एज के शायद आप लोग हो अभी। लेटरल एंट्री कार्य क्षेत्र, हाँ ये इसमें आएगा, लेटरल एंट्री वाला मैटर भी आएगा, ठीक है, एग्जैक्टली ये इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान दो इसमें। यहां पर ये होगा, इफिशियंसी बढ़ाने के लिए ही लेटरल एंट्री पे बल दिया जा रहा है, ठीक है, ये अच्छा सा चीज आपने बताया। तो एग्जैक्टली हमें इस पर काम करना पड़ेगा। ये सारी चीजें हम देखेंगे, है ना, इस पर ही बात करेंगे। चलो, तो पहला जो टॉपिक है हमारा वो इसी से रिलेटेड है कि इंडिविजुअल जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो जब तक रिप्रेजेंटेटिव नेचर की नहीं होगी, रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी नहीं, पहले तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझ लो। प्रतिनिधि नौकरशाही जब तक नहीं होगी तब तक ये नहीं हो सकता है। क्या लोकतंत्र के लायक नहीं हो सकती है, और हमेशा कोई ना कोई समस्या इसमें बनी रहेगी, है ना, ये बात है। तो प्रतिनिधि नौकरशाही, ठीक है। देखिए भाई, एक तो आईएएस का जो जॉब है, जो करियर है, ये है बड़ा इंपॉर्टेंट।
आप लाइफ में कुछ भी बन जाएं, आप कभी कुछ दो तरह के लोग मतलब आप देखेंगे तो इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है। एक तो वे जो आईएएस हैं और वे जो आईएएस नहीं हैं। हम लोग कहते हैं कि दो प्रकार की जाति यहां पाई जाती है, हैव्स एंड हैव नॉट्स। हैव्स एंड हैव नॉट्स मतलब एक तो कोई आईएएस है और कोई आईएएस नहीं है। ये आईएएस एंड नॉन आईएएस, ये दो ही जाति पाई जाती है, बाकी कोई जाति नहीं है। और जो आईएएस नहीं है ना, उसको बड़ा कष्ट पहुंचता है, कहीं ना कहीं दुखी होता है, परेशान होता है वो, ठीक है। और उसको सोचने का एक बार जरूरत पड़ता है लाइफ में कि शायद मैं आईएएस बन जाता तो कितना अच्छा होता, क्योंकि ये गजब का करियर है, गजब का है। 6,500 कैडर स्ट्रेंथ है मात्र, है ना। 130-35 करोड़ जनसंख्या में से 6,500 ही आईएएस है। हालांकि इतना सीट अभी फुल नहीं है, आपका भाग्य अच्छा है, 4,500 के आसपास है। जल्दी जल्दी भर्ती करिए आप लोग आईएएस में। अब देखो कुछ भी होगा ना, जितने डिपार्टमेंट हैं, जितने ऑर्गेनाइजेशन है, सबका बॉस यही होता है। जैसे मछली बोर्ड का डायरेक्टर भी कौन है? आईएएस। एयर इंडिया मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? आईएएस। मान लो किसी को फैशन डिजाइनिंग में जाने का मन करे और ना जा पाए, आईएएस बन जाएगा, तो फैशन काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन कौन होता है? आईएएस ही होता है। ये जब तक नहीं बोलेगा तब तक कोई फैशन वीक कभी नहीं होगा, चाहे वो लखनऊ फैशन वीक हो या फ्रांस से कोई भी आए हो, इन्हीं के हाथ में है। फिल्म में जाने का मन था, हीरो हीरोइन नहीं बन पाया, आईएएस बन गया, तो फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन कौन होता है? आईएएस ही होता है, ठीक है। ये भी बहुत ध्यान देने लायक है। तो कौन सा फिल्म को ऑस्कर एकेडमी अवार्ड के लिए भेजना है या नहीं, आईएएस के ही सिग्नेचर से होता है। तो मतलब है कुछ ये चीज है, आई एम सॉरी है ना, कोई ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। ये बात समझ में आ रहा है? तो भाई इसको बनने के लिए काम करना चाहिए, इसके लायक जिम्मेदारी भी उठानी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, एक बहुत बड़ा करियर है। और आप देखें तो डीएम बनने में बहुत कम समय लगता है। एक बार क्वालिफाई कर गए तो मतलब 3.5 साल के अंदर अंदर डीएम, है ना। 2 साल लगभग ट्रेनिंग के और उसके बाद 1.5 साल, इससे ज्यादा नहीं लगता है। अंग्रेजों के जमाने में 16 साल लगते थे, ठीक है, बहुत टाइम लगते थे। एग्जैक्टली ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम ऐसे करियर में जाएं, लेकिन हो नहीं पाता है। या भारत में जो सिविल सेवा है हमारी, वो सभी जाति धर्म प्रजाति रंग त्वचा क्षेत्र भाषा से इसमें जा नहीं पाते, है ना। सर रिक्वेस्ट है, मैं पीसीएस का टॉपिक्स पढ़ा दीजिए, कुछ अलग दूंगा, मेरा कमेंट ओपन ना करें। मैं समझ नहीं पाया दिलीप जी, क्या कमेंट आया आपका? फिर से लिखो तो शायद पता चले, है ना। एग्जैक्टली ये जो है कॉन्सेप्ट इससे जुड़ा हुआ है कि जो सिविल सेवा है, खास करके जो प्रशासनिक सेवा है, मूल आईएएस जिसकी बात मैं कर रहा था, चूंकि ये हर तरह के जॉब में इन्वॉल्व होता है, तो कायदे से यहां पर प्रतिनिधित्व अच्छे तरीके से होना चाहिए। तो अभी पहले हम यही देखेंगे कि ये क्या होता है, क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, प्रतिनिधि नौकरशाही क्या है। प्रशासनिक व्यवस्था में सभी जाति प्रजाति धर्म भाषा, है ना, क्षेत्र, नृजातीय, समुदाय से पर्याप्त भर्तियां
होनी चाहिए। ठीक है, राइट। ठीक है, तो ये बताता है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस हमारा ऐसा होना जिसमें सभी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा के लोग जाएं। ऐसा ना हो कि कुछ क्षेत्र से भर्ती हो, कुछ क्षेत्र से भर्ती ना हो। तो इस तरीके से अगर समान तरीके से लोग इसमें आएंगे तभी हम कहेंगे कि ये जो नौकरशाही है ये रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी है। रिप्रेजेंटेटिव है मतलब सभी जाति धर्म से आ रही है। निर्जातीय का मतलब होता है कि एग्जैक्टली कोई जैसे एक कोई विदेश के एक कोई भारतीय सा विवाह कर लिए, उनसे जो बच्चे हुए वो अलग एथनिक कम्युनिटी हो जाते हैं, है ना। जैसे इंडो अमेरिकन एथनिक कम्युनिटी है ना, या अफ्रीकन अमेरिकन एथनिक कम्युनिटी, या अफ्रीकन मैक्सिकन एथनिक कम्युनिटी हो गया, इस तरह से। तो ये इसकी क्या है, परिभाषा है, परिभाषा। अब देखिए कि अमेरिका का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। तो इसलिए मजबूत है क्योंकि वहां पर ये ब्यूरोक्रेसी जो है वो रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी है, प्रतिनिधि नौकरशाही है, सभी जगह से वो होता है, लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रतिनिधि नौकरशाही का होना, नौकरशाही का होना लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। तभी डेमोक्रेसी जो है वो मेंटेन होगी। ऐसे भी अगर हम बात करें तो नौकरशाही में ठीक है, जो ब्यूरोक्रेसी होती है इसमें क्या जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है इसमें क्या होता है, सभी के लिए, है ना, विद द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल है, सबका रिप्रेजेंटेशन रहे, ऐसा पॉलिटिक्स के लिए हम करते हैं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में। तो जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी में भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस खास करके इस तरह का रहे कि जो भर्तियां हैं ना ये अनबायस्ड हों, ये भेदभाव से युक्त ना हो, और सभी जाति प्रजाति रंग त्वचा क्षेत्र भाषा के लोगों की भर्ती हो। दुनिया में जो लोकतंत्र मजबूत है, हाँ, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो मजबूत नौकरशाही के वजह से ही है। ठीक है, नोट एक हम लिखेंगे यहां, अमेरिका में मजबूत लोकतंत्र का कारण प्रतिनिधि नौकरशाही, प्रतिनिधि नौकरशाही है। ठीक है, और जैसे आप देखेंगे, आप अगर फिल्में देखते होंगे हॉलीवुड की, तो आप ये देखे होंगे कि उसमें ब्लैक ऑफिसर्स भी है ना, उसमें कैथोलिक, मेथोडिस्ट, एफ्रो अमेरिकन, एशियन अमेरिकन, है ना, हर तरह के लोग की भर्ती होती है। जैसे अमेरिकी FBI को ही ले लीजिए, तो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में सब तरह के लोग, कुछ भारतीय भी होते हैं। तो जैसे आप फिल्म देखोगे और उसमें कोई इंडियन दिखे तो ऐसा मत सोचना कि चूंकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत है और इंग्लिश लोग समझते हैं तो फिल्म चलाने के लिए यहाँ किया होगा, ऐसा नहीं है। वास्तव में रिप्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा होता है,
बेहतर तरीके से हो सकता है। ठीक है, नहीं रिजर्वेशन से ये सब नहीं होगा रुपेश, अभी समझो सीखो धीरे धीरे कि कैसे होगा, क्या कमी है भारत में, क्या करना चाहिए, सारे मुद्दों पे बात करेंगे। तो अमेरिका में मजबूत लोकतंत्र का कारण प्रतिनिधि नौकरशाही ही है ना। अब अगर अमेरिका में सिस्टम अच्छा है, अमेरिका में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन हो रहा है, तो ये मेंटेन किसने किया है? ये मेंटेनेंस करने वाली जो संस्था हो गई अमेरिका में, अगर हम देखें तो अगर कानून एवं व्यवस्था बहुत अच्छा है, सभी तक भेदभाव विहीनता के साथ है ना जो संसाधन है उसका वितरण हो रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो क्या है कि भाई एक तो इलेक्शन, चुनाव बहुत अच्छे से हो। इलेक्शन नहीं होगा तो क्या लोकतंत्र चल पाएगा? अभी डोनाल्ड ट्रंप को हटाने में है ना, वहां की ब्यूरोक्रेसी नहीं तो काम किया है, सिस्टम ही ऐसा बनाया था। चप्पे चप्पे पर उनके कैपिटल हिल में उनके कुछ समर्थक आ गए थे तो बहुत सारे पुलिस वाले, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ही तो था। जब ये सत्ता का परिवर्तन हुआ, पॉलिटिकल पार्टी का परिवर्तन हुआ, भारत में 17 लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं, इतने बार राज्यों की विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं, और राजनीतिक परिवर्तन अगर होते हैं भारत में आसानी से तो इसके पीछे ये नौकरशाही ही तो है, इलेक्शन करा लेती है अच्छे से। तो लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो नौकरशाही, अगर प्रतिनिधि नौकरशाही है, सभी जाति प्रजाति रंग त्वचा क्षेत्र भाषा के लोग इसमें आएंगे और सभी मान लो भेदभाव भी करेंगे तो भी भेदभाव समाप्ति हो गया, है ना, एक तरीके से बिना भेदभाव का हो गया। तो सभी का रिप्रेजेंटेशन यहां पर होना चाहिए। इतना ही नहीं, लोकतंत्र के लिए जो और इंपॉर्टेंट होता है ये होता है संसाधनों का समान वितरण। समान वितरण, ठीक है। आप जैसे, आपसे अगर सवाल पूछा जाएगा इंटरव्यू में तो आप ये बता सकते हो, जैसे आपसे पूछा जाए कि बताओ जी कि लोकतंत्र में नौकरशाही की सबसे बड़ी भूमिका क्या है, ठीक है, तो आप बताना कि सर अगर नौकरशाही न रहे तो लोकतंत्र जीवित ही नहीं रह सकता है, लोकतंत्र का रहना मुश्किल है। तो लोकतंत्र का आधार स्तंभ है नौकरशाही, बैकबोन है। तब उधर से क्वेश्चन आएगा, हाँ ऐसा कैसे? तो आप समझाना कि इलेक्शन बिना लोकतंत्र में, चुनाव के बिना संभव है। तो ये ईवीएम मशीन है, उस पर इतने भी आरोप लगते हैं, बाद में ठीक हो जाता है। ईवीएम मशीन की सुरक्षा करना, रखरखाव करना, है ना, इलेक्ट्रल रोल बनाना, इलेक्शन करवाना, है ना, और बूथ कैप्चरिंग से बचाना और बाद में उनका काउंटिंग अच्छे से करवा लेना, ये सारी चीजें अगर नौकरशाही नहीं करे तो क्या लोकतंत्र रह पाएगा? राजनीतिक परिवर्तन हो पाएंगे? संभव ही नहीं है। तो इलेक्शन का काम ये कराती है। दूसरा, संसाधनों का समान वितरण हो, ये लोकतंत्र में बहुत जरूरी है। कोई भी व्यक्ति किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया हो या न दिया हो, उसका कोई भी राजनीतिक अभिवृत्ति कुछ भी हो, उसे मतलब आवश्यक जो सेवाएं हैं वो मिलते रहनी चाहिए। जैसे अभी आप देखोगे तो नरेंद्र मोदी जी को सारे लोगों ने वोट नहीं दिया है। कई लोग ऐसे हैं जो उनका माइंडसेट अलग है, उनकी राजनीतिक अभिवृत्ति अलग है, दूसरे पार्टी को पसंद करते हैं। तो क्या जब मोदी गवर्नमेंट आई तो उनके यहाँ हुक्का पानी बंद हो गया, बिजली का सप्लाई बंद कर दिया गया क्या, या उनके यहाँ पानी का नल बंद हो गया? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास नौकरशाही है। नौकरशाही एक क्या है? भेदभाव विहीन संस्था होती है। मैंने आपको कैरेक्टर में पहले ही बताया है, और वो अगर आप देखोगे तो यहाँ शुरू में ही जब हम लोग देख रहे थे, ये देखिए स्क्रीन पे है ना, नौकरशाही की विशिष्टताएं, तो हमने यहाँ देखा है कि ये क्या है, ये भेदभावहीनता इनमें पाई जाती है। 6 नंबर देखिए, या गैर व्यक्तिकता इसमें पाई जाती है, ठीक है। तो भेदभावहीनता इसमें है ना, इम्पर्सनैलिटी।
पॉलिटिकल एटीट्यूड कुछ भी हो, पॉलिटिकल कल्चर कुछ भी हो, इससे लेना देना नहीं है ना। आपने वोट दिया हो या ना दिया हो, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करते हो जो पावर में है, आप उसको गाली देते हो या कुछ भी करते हो, लेकिन आपको आवश्यक वस्तु और सेवा की आपूर्ति होती रहेगी। नौकरशाही इसी चीज को करती है। तो हमारे यहाँ ये बहुत जरूरी है कि ये बना रहे, इसके बिना लोकतंत्र कैसे रहेगा। ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हो जाता है जिसका ध्यान रखने का जरूरत है। ठीक है, तो हमें ये सब चीज सीखना पड़ेगा, इस पर बल देना होगा, है ना, कि ये दो चीज डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है, कि भेदभाव ना हो, संसाधनों का समान वितरण हो। और आप इससे देखोगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा, ताज्जुब होगा ये जान करके कि आप किसी भी पॉलिटिकल पद पर चले जाएंगे ना, आपको पैसा खर्च करने का अधिकार नहीं मिलेगा। जैसे आप विधायक बन जाइए, सांसद बन जाइए, आप प्रधानमंत्री बन जाइए, मुख्यमंत्री बन जाइए, एक चौवन्नी पैसा निकाल नहीं सकते हैं बैंक से, सिस्टम ऐसा बना हुआ है। ठीक है, आप भले नीति निर्धारक होते होंगे लेकिन पैसा निकलेगा एग्जैक्टली प्रशासनिक अधिकारी के साइन से। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डीडीओ। डीडीओ जैसे आप लोग बनोगे ना, आई एम सॉरी, ये बनोगे आप, आपके सिग्नेचर से लाखों करोड़ों अरबों निकलेगा। आई एम सॉरी के साइन से निकल जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साइन से नहीं निकलेगा। किसी सरकारी चेक पर नरेंद्र मोदी साइन करके दिया जाए, कोई बैंक एक पैसा नहीं देगा। कौन देगा? ये लोग, डीडीओ, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर। आप लोग जिनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गजट में नाम पब्लिश होता है, आपका सिग्नेचर नंबर बैंक के पास होगा। आप अगर करके दोगे तब जाकर के पैसा निकलेगा। बात समझ गए? सौरभ कह रहे सेविंग अकाउंट होने के बाद भी नहीं निकलेगा। मैं सरकारी पैसे को निकालने की बात कर रहा हूं, है ना। सरकारी पैसे से, राजकोष से पैसा निकालने का अधिकार राज्यपाल के पास नहीं है, प्रधानमंत्री के साइन से नहीं होगा, मुख्यमंत्री के साइन से नहीं होगा। इवन सांसदों का फंड, विधायकों का जो फंड है, वो डीएम के द्वारा खर्चा होता है ना। अगर कोई जिलाधिकारी ऑब्जेक्शन लगा दे कि सांसद महोदय ये जो आप कह रहे हैं ना, ये लॉजिकल नहीं है, तो खर्चा नहीं हो पाएगा। सांसद सिर्फ बताएगा कि ये खर्च यहां होना चाहिए, वो पैसा निकालने के लिए एग्जैक्टली क्या होता है, साइन किसका चाहिए? डीडीओ का, आईएएस अफसर का चाहिए। और आई एम सॉरी इसीलिए तो आप आईएएस बनना चाहते हो, है ना, क्योंकि आपको लाखों करोड़ों अरबों के चेक पर साइन करने का मौका मिले, है ना। ये भी अपने आप में बड़ी बात है। ये पॉलिटिक्स में नहीं हो सकता, ये किसी भी चीज में नहीं हो सकता है, ये ब्यूरोक्रेसी में ही हो सकता है। और ऐसा क्यों किया गया है? ये सोचो कि जो राजकोष का पैसा है, ट्रेजरी का जो फंड है, वो प्रशासनिक अधिकारी क्यों निकालता है? वो इसीलिए निकालता है क्योंकि वो भेदभाव विहीन होगा, क्योंकि उसका करियर एस्टेब्लिश है। अगर मान लो पॉलिटिक्स को दे दिया जाए कि आप ही पैसा खर्च करिए, तो जहां से वोट बैंक है सारा पैसा वहां चला जाएगा। प्राइवेट प्लेयर्स को दे दो, चलो, अगर हम अडानी को, अंबानी को या टाटा को, किसी प्राइवेट कंपनी को दे देते हैं तो अपने निजी हित के लिए पैसे निकाल लेंगे। ठीक है, सिविल सोसाइटी को दे दें, एनजीओ को दे दें पैसा खर्च करने का अधिकार, तो एग्जैक्टली अपने आप में वो भी क्या है, एक खास समुदाय के लिए करेंगे। जैसे ओल्ड एज के लिए काम करती है हेल्पेज इंडिया, तो बुजुर्गों का कल्याण कर देगी। क्राई बच्चों का, महिलाओं के लिए काम करती है। तो कोई जो एनजीओ होती है या सिविल समाज जो होता है, वो खास करके एक लिमिटेड फ्रेम में काम करता है, अपने संबंधित समुदाय के लिए ही काम करता है। ठीक है, तो ये मुश्किल है, इसीलिए हमें ड्राइंग डिसबर्सिंग ऑफिसर डीडीओ के पास जाना पड़ता है। तो ये दो बड़े चीज हैं जिसके वजह से हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में अगर नौकरशाही ना हो तो काम मुश्किल है। किसी भी मजबूत लोकतंत्र को बनने के लिए मजबूत नौकरशाही का होना जरूरी है। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी पहले बात को कहें। अब हम
देखेंगे कि क्या भारत में क्या स्थिति है, भारत में क्या रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी है, फिर अमेरिका में कैसे बन गया, क्यों हुआ, इसे नकल करना चाहिए, सुधार के उपाय में हम बात करेंगे। देखेंगे कि अमेरिका में ऐसा क्यों है कि वहां पर रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी हो गया है ना, भारत की स्थिति क्या है। ठीक है, भारत की स्थिति। तो इंडिया में बड़ा प्रॉब्लम है, रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी नहीं है, यहाँ पे सभी तरीके से नहीं होता है। जैसे हिंदी भाषा से पर्याप्त भर्ती नहीं होता है। तो राष्ट्रभाषा भले हो हिंदी, लेकिन हिंदी मीडियम से इतना सिलेक्शन नहीं होता, ये आप जानते हो। 2% से भी कम हो गया है, 15-20 लोग ही भर्ती हो रहे हैं। कारण क्या है? कारण उसका एक तो ये है कि हमारी पद्धति, हमारा जो सिस्टम है उसमें क्या कमी है, अभी बात करेंगे। एक तो अभी तैयारी करने की पद्धति बहुत गड़बड़ हो गई है, ये मैं रोज बताया हूं आपको कि क्या ट्रेंड चेंज करना है। और आप हमसे पढ़ने के बाद थोड़ा अप्रोच भी देखे होंगे कि कैसे चीजों को लेना है। ये जब तक शिफ्ट नहीं करेंगे तब तक ये बात होगी नहीं, तथ्य रटने से कुछ होता नहीं है। लेकिन चाहे जो भी कारण हो, हाँ, हमें तो ओवरऑल लोकतंत्र के नजरिए से अगर देखें कि भारत के लोकतंत्र की स्थिति क्या है, तो वो तो मजबूत तभी होगी जब रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी होगी। तो भारत में रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी नहीं बन पाई है। एक तरफ ये हिंदी भाषा में नहीं होता। होना क्या चाहिए कि संविधान की जितनी 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं हैं सभी से भर्तियां होनी चाहिए, है ना। 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से पर्याप्त भर्ती नहीं होता। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे अगर आप देखेंगे रिपोर्ट, अगर आप पढ़ेंगे तो एग्जैक्टली क्या है कि ये क्या है, ये अपने आप में है कि हमारे यहाँ 7 राज्य और संघ राज्य क्षेत्र ऐसे हैं जहां से एक भी बच्चे का भर्ती नहीं होता है ना। भारत में 7 राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र ऐसे हैं जिनसे एक भी भर्ती नहीं होती। ये एक विचित्र समस्या है ना, और बड़ी समस्या अपने आप में है। और यूजुअली आप देखोगे कि अरुणाचल प्रदेश से एक भी भर्ती नहीं होता है। अरुणाचल प्रदेश में यूपीएससी का सेंटर है, एग्जाम भी जो बच्चा देता है वो बिहार का होगा, यूपी का होगा, उसके पिताजी एग्मोट्स कैडर में काम करते होंगे, वो वहां पे बुजुर्ग अधिकारी होंगे, तो एग्जाम भले दे रहा होगा, लेकिन जो अरुणाचली लोग हैं उनका भर्ती नहीं हो रहा है। ठीक है, सिक्किम एक भी भर्ती नहीं है। ठीक है, अगर हम देखें दादरा नागर हवेली, यहां से एक भी भर्ती नहीं होता। ये सब कुछ ऐसा एग्जाम्पल है जो बड़ा तंग करने वाला है। कुछ क्षेत्र, कुछ राज्य हमने आपको बताए जहां से एक भी रिक्रूटमेंट नहीं होता है। और जो SC ST का जो एंट्री है वो भी कभी हाई है तो कभी लो है। ठीक है, SC और ST के प्रतिनिधित्व
में भी संतुलन नहीं है। ठीक है। अब जैसे एसटी के कैटेगरी में देखोगे, जनजातीय कैटेगरी में, तो राजस्थान में एक है मीना, ठीक है, वहां से भर्ती बहुत होती है, उनकी भर्तियां बहुत ज्यादा हैं। बाकी और ट्राइबल कम्युनिटीज की इतनी रिक्रूटमेंट नहीं होती है। ठीक है, ये अपने आप में समस्या है। आप इंडिया में कहीं भी चले जाइए, मीना कोई ना कोई आपको मिलेंगे ही अधिकारी, आईएएस अधिकारी, किसी भी सचिवालय में कहीं पर भी आप चले जाइए। और उनके यहाँ कहावत भी है कि जो पढ़ता है वो आईएएस ही बन जाता है ना। तो ये भी अच्छी बात नहीं है ना। होना चाहिए सभी का, एग्जैक्टली हर जगह से रिक्रूटमेंट होना चाहिए। ये भी अपने आप में चिंताजनक है। प्लस हमारे यहाँ जो बहुत सारे एथनिक कम्युनिटी हैं, निर्जातीय समुदाय हैं, वो ऐसा क्यों है? निर्जातीय से भर्ती ना के बराबर। जैसे कुछ लद्दाखीज होंगे ना, वो उनकी रिक्रूटमेंट बहुत कम होती है ना, बहुत कम। लद्दाख से बहुत कम रिक्रूटमेंट है, लेकिन होता है, कम होता है। और जो जैसे कि इंडो बांग्लादेशी एथनिक कम्युनिटी, उनके जो बच्चे हो गए, इस तरीके से रिक्रूटमेंट्स काफी कम होते हैं। भारत के उत्तरी राज्य ऐसे हैं जहां के ज्यादातर आप लोग होंगे, बिहार के, यूपी के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, या साउथ में तमिलनाडु है ना, केरला है ना, ये सब जो मेन फ्रेम के 10 राज्य हैं, इन्हीं से लगभग 70% ब्यूरोक्रेसी में लोग आते हैं। ठीक है, तो भारत के लगभग 10 राज्यों से ही 70% लोग सिविल सेवा में। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जैक्टली प्रॉब्लम है। ठीक है, और ये काम नहीं कर सकते है ना। नेपलीज, भूटानीज और जो इवन चाइना से भी आए हुए हैं ना, 1962 से पहले जो फैमिली है, वो सिविल सेवा के एग्जाम में दे सकते, बट आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, फॉरेन सर्विस छोड़ करके वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने आप में एक समस्या है। तो ये दिखाता है कि क्यों हमारे यहाँ लोकतंत्र मजबूत होगा, जब हमारी ब्यूरोक्रेसी में ही रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से ये हो नहीं रहा है, तो फिर कैसे होगा? जबकि अमेरिका में ऐसा क्या है कि अमेरिका में रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट पाया जाता है, और उनके यहाँ लोकतंत्र बहुत अच्छे से चल रहा है, लोकतंत्र बहुत मजबूत है। तो हमें कुछ बात करनी पड़ेगी सुधार के उपाय में, और वो जो हम अमेरिका से सीखेंगे। ध्यान दीजिए, अमेरिका में एक संस्था हम लोगों ने बनाई है ना, और उसका नाम है उस संस्था का इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कमीशन, है ना। हाँ, हिंदी मीडियम से खूब होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि फॉरेन सर्विस में या किसी में भी होते हैं। सर्विस का जो एलोकेशन है ना, वो आपके रैंक से होता है। ठीक है, ये ध्यान देने लायक है। तो यूनाइटेड स्टेट्स में मैं कह रहा था, उनके यहाँ जो भर्ती करती है, जो आपके यहाँ की संस्था है यूपीएससी, वो जो अमेरिका में है उसको कहते हैं ऑफिस ऑफ द पर्सनल मैनेजमेंट, ओपीएम, जो रिक्रूटमेंट का काम करती है। ठीक है, और उस संस्था के साथ एक संस्था और जुड़ी हुई होती है जिसका नाम है इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कमीशन, है ना। और वो दोनों ही संस्था मिल करके काम करती है। तो इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कमीशन इस बात को देखता है
कि सभी जाति, धर्म, प्रजाति, रंग, त्वचा, क्षेत्र, भाषा से लोगों की भर्ती हो, कोई एक ही कास्ट, कम्युनिटी, रेस, कल्चर के लोग इसमें ना आ जाएं, इस बात को देखने का वो कार्य करता है। ठीक है, एग्जैक्टली ये बात है। तो हमें भी ऐसी चीजों को करना चाहिए। भारत में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए प्रतिनिधि नौकरशाही, रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी, प्रतिनिधि नौकरशाही का होना जरूरी है। प्रतिनिधि नौकरशाही का होना जरूरी है ना। इसके लिए अमेरिका की भांति है ना, यूपीएससी के साथ इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कमीशन इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कमीशन की स्थापना की जानी चाहिए। स्थापना की जानी चाहिए, जो यह देखे कि जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र इत्यादि के आधार पर भेदभाव न किया जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हमें रेकमेंड भी करना है। तो इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कमीशन अगर हम बनाते हैं तो चीजें बेटर हो सकती हैं, और वो रिक्रूटमेंट के चरण में ही ये देखे कि भाई भेदभाव ना हो, ठीक है, और उसके सुधारने के लिए काम किया जाए। ठीक है, आप लोग के कमेंट हमें दिख नहीं रहे।
अब अरुणाचल प्रदेश के लोग इतने अवेयर नहीं है, इतने जागरूक नहीं है, इसलिए ऐसा दिक्कत होता है, या सिक्किम में, है ना। तो उनको अवेयर बनाना चाहिए। अगर ये होता ना, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कमीशन, ये अगर होता तो ये अवेयर बनाने का काम करता, उनको अपॉर्चुनिटी दिलवाता। सिर्फ इसलिए नहीं कि जा करके उनको भर्ती करवा देता, ऐसे ही उनके कोचिंग की व्यवस्था की जाए। जो भी ऐसे लोग हैं वहां पे कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला जाए, ठीक है, ताकि उनको सेवाएं अच्छी मिले, उनको अवेयर किया जाए, मोटिवेट किया जाए बार बार, ठीक है। इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, क्या आप ऐसा मानते हैं, ऐसा मानते हैं कि लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए प्रतिनिधि नौकरशाही, प्रतिनिधि नौकरशाही की संकल्पना पर बल देना जरूरी है। और यदि हां, तो भारतीय नौकरशाही के स्तर पर इसके लिए सुझाव दें। 150 में भी 250 वर्ड्स, ठीक है। इसके लिए सवाल हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। ये अभी कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी का ये आ सकता है। आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उन टॉपिक्स के साथ कोई टॉपिक रिलेवेंट करके पढ़ें, ज्यादा बेस्ट करने। मैं समझा नहीं क्या करें उसमें। रिलेवेंट टॉपिक रिलेवेंट करके देखो, जो भी जब भी कोई चर्चा में आएगा वो क्वेश्चन का रूप ले लेता है। अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। अब पूछिए क्वेश्चन क्या है। इस महीने में मैं एक क्लास और लूंगा कभी, है ना। मैं आपको बता देंगे, लोग पता चल जाएगा। एक क्लास और होगी जिसमें डिस्कस करेंगे इसके सारे मुद्दे जो हमने अभी आपको बताए ना। ये जितने इश्यूज हैं इसको हम लोग आगे देखेंगे। मेजरली ये तटस्थता अनामता ये पढ़ना है, वो तो अभी पढ़ेंगे नहीं। और जो वर्क कल्चर है, बेसिकली प्रभावशीलता कम क्यों है, तो एक तरीके से दो मुद्दे हमें पढ़ने हैं, है ना। ये जो क्वेश्चन है इसमें पहले ये बताइए कि रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी, कल क्लास नहीं है मेरी। रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी क्या है ना, इसको पहले हम लोग बताएंगे। और यूएस में क्यों अच्छा है, हमारे यहाँ क्यों खराब है, और रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी होगा तो क्या अच्छा हो जाएगा, है ना। और उसके लिए इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कमीशन जैसी संस्थाएं होनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे।
इस क्वेश्चन में हम क्या कहनी है, या बताया आपको कि क्या कहना है? नहीं, 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट सुझाव तब देगा जब उनसे पूछा जाएगा, हटाने के लिए, रिमूवल के लिए पूछा जाएगा, तभी होगा। कोई सब्जेक्ट कमजोर हो तो क्या करना चाहिए? अरे मजबूत करो, कमजोर क्यों छोड़ोगे? क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन कैसे लिखे? पहले ये बताओ कि वो क्या है ना, स्टेप बाय स्टेप चलो, फिर उसके बताओ कि रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी अगर है अमेरिका में तो वहां पे अच्छा हो जाता है, क्यों हमारे यहाँ क्यों खराब है? देखो, गवर्नेंस के लिए ना कुछ अपडेट आपको नहीं करना पड़ेगा ज्यादा, मैं खुद कराऊंगा ना। अभी अभी आपकी एक क्लास और है, उसके बाद मेरी अभी क्लास नहीं है। फिर कुछ टाइम के बाद करंट के अपडेशन के साथ कुछ एरिया जो है ना, जैसे लेजिस्लेटिव इश्यूज है या जुडिशियल इश्यूज है, वो सब देखेंगे। ठीक है। पबैड के ऑप्शनल का नोट्स उसमें मिलेगा आपको, टेलीग्राम चैनल पे है, स्कैन करके दिया गया होगा, या नहीं तो मैं उसमें एक बार फिर से डाल दूंगा। अच्छा, याद करते हैं लेकिन भूल जाते हो। देखो, ऐसा है कि 3 चीज करो हमेशा। जो हमारा ब्रेन है ना, एक तो पहले उसके पैटर्न को समझो। ठीक है, 29 जनवरी को क्लास है ना सर आपकी? 29 को मेरे ख्याल में होगी, मैं एक बार आपको कंफर्म करा दूंगा, है ना? हाँ, क्वेश्चन में अमेरिका से तुलना वो करेंगे। मेमोरी के लिए देखो, बादाम खाने से काम नहीं होगा। है ना? आप ब्रेन को समझो, ब्रेन को जो समझ में आता है ना, वो क्या है कि अगर आप प्रॉक्सिमिटी रखते हो, अगर आप रिवीजन बार बार करते हो, या पिक्टोरियल कुछ बना लेते हो पिक्चर के साथ, ठीक है, तो वो होता है, उसको याद रहता है बार बार, कभी बताएंगे। और हानि नहीं है, इसमें हानि नहीं है ना? ऐसे भी यूपीएससी को काम दिया गया है मेरिट के लिए, जस्टिस के लिए, तो नहीं कर पाती है, इक्विटी के लिए वो काम ये कर नहीं पाती है। लोक संपत्ति का क्या मतलब है ये भी नहीं पता है। सरकारी संपत्ति लोक संपत्ति हुई, है ना? जो पब्लिक के फंड, जैसे रेलवे का स्टेशन लोक संपत्ति में आ गया। अभय सर ऑफिशियल करके अगर आप देखोगे ना, तो टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, अभय सर ऑफिशियल करके, है ना? हिंदी मीडियम का रिजल्ट क्यों डाउन रहता है? इसके पीछे दिल्ली में पढ़ाने की जो पद्धति है ना, ऑफलाइन कोचिंग की, वो जिम्मेदार है। कोचिंग निश्चित रूप से जिम्मेदार है। बिना मतलब का बकवास चीज पढ़ाते रहना, कुछ भी पढ़ाते रहना, ज्यादा पढ़ाना, एनसीईआरटी का भी ये वो ऐसा, ये सब नहीं होना चाहिए। आईएएस का अलग तरीके का पैटर्न होता है, कम चीज पढ़ाना चाहिए। ज्यादातर बच्चों को हिंदी साहित्य दिलवा देना, हिंदी साहित्य मेंस देने वाले ज्यादा लेके फेल करते रहते हैं, ये सब कारण है। पीटी नहीं हो पाता है, लेथार्जिक तरीके से वो पढ़ते हैं। 12 अक्टूबर 93 को क्या हुआ था? क्या पता क्या हुआ था यार? 12 अक्टूबर को क्या है ऐसा? कुछ ना कुछ हुआ होगा, देखो नेट से खोजो क्या हुआ था। ये क्या क्वेश्चन है? करंट अफेयर्स के लिए क्वेश्चन जो है वो आप ले सकते हो ना क्रॉनिकल से, वो अच्छा रहेगा।
मैं आपको गारंटी देता हूं कि पूरी क्लास एक बार कंप्लीट हो जाए ना, सेकंड पेपर में 3 डिजिट में नंबर 100% आपको मिलेगा। एथिक्स की तैयारी हम करेंगे, बताएंगे आपको। हाँ, मंथली आता है। पीसीएस के लिए क्या पढ़ें? यही पढ़िए जो आप यूपीएससी के लिए पढ़ते हो। जैसे कि देखो, पीसीएस में अगर देखोगे तो यूपी पीसीएस तो लगभग ऐसा ही है, बिहार में थोड़ा सा कुछ अलग है, ठीक है। एथिक्स की हमारी बुक आती है, वो किताब महल पब्लिकेशन है, उससे आती है। बच्चे पार्ट भी हो जाएंगे, हो जाएंगे। जो अभी एरिया बचा है ना गवर्नेंस का, वो मैं अभी 10 क्लास लगभग और लूंगा, ठीक है। एक ब्रेक के बाद 10 क्लासेस और मैं ले लूंगा, उसमें करंट की चीजों को भी शामिल करूंगा। हाँ, अभी है। गवर्नेंस के लिए कोई बुक का सच है नहीं, और उसमें परेशानी में जाओगे। मैं जो कराया हूं वो करो ना। देखो, हिंदी साहित्य या कोई भी ऑप्शनल रखे ना रखे, उसका तरीका मैंने एक दिन बताया था, उस वीडियो में देख लेना, मैंने ऑप्शनल के बारे में बताया हुआ है। क्या कमेंट है बताइए? टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए ना ऑनलाइन में ही कर लेना, और ज्यादा टेस्ट भी नहीं करना चाहिए, है ना। बहुत ज्यादा टेस्ट जहां पे होता हो वो मत लो, वो सब एडमिशन और फीस लेने के लिए किया जाता है। कम टेस्ट होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए। ऑप्शनल के बारे में मैंने बता चुका हूं मैं, और एक वीडियो में हमने ये सब बात किया था, वहां आप देखिएगा, इसके बारे में बात हो चुकी है। अभी तो गवर्नेंस अभी पूरा हो जाएगा, अप्रैल क्यों, अब जब देखते हैं, इसके बाद जब टाइम मिलता है ना, 10 दिन में और क्लास लूंगा। ऑप्शनल के बारे में मैं एक बार बताया हूं, उस वीडियो को देखो, अच्छे से समझ में आएगा। 2021 में जो देना चाहते हैं वो 1 साल पीछे के टॉपिक को लें, मतलब जून 2020 से लेकर जून 2021 तक। नहीं, 23 जून को प्रीलिम्स नहीं है, 27 को है, 27 जून को है। टेस्ट सीरीज के लिए आपको मैं अगले स्पेल में कभी बताऊंगा कि कैसा होना चाहिए, और वो फीचर्स जहां पे मिले वहीं पे ज्वाइन करना, वरना मत ज्वाइन करना। देखो, जो लोग भी प्री दें कि ना दें, इसमें डाउट में हो, ये सब चिंता मत करो। आप ये सोच करके तैयारी करो कि मुझे देना है, एग्जाम देना है। लास्ट मोमेंट पे डिसीजन लेना, 2 दिन पहले डिसीजन लेना, 1 दिन पहले। अभी ये सब नहीं सोचना है कि करें कि ना करें। ऑनलाइन करना चाहिए ना? नहीं, ऑनलाइन कर लेना, हमारे यहाँ भी होता है, आपको बताएंगे अभी, फीचर्स आपको बताएं। कम जहां हो, क्वालिटी से हो, वहां करना, ठीक है।
देखो पब्लिक ऐड तो मैं अभी करा रहा हूँ रीड आईएएस पे, उसको आप लोग कर सकते हो, आप बात कर सकते हो वेबसाइट पे जाके देख के। उसके लिए तो उस पे नंबर दिया गया होगा ऑफिस का, आप वहां देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। नहीं, टेस्ट के बारे में मैं यहाँ के बारे में नहीं कह सकता, आप एक बार मैनेजमेंट से बात कर लीजिए, जो लोग मैनेजमेंट देखते हैं उनसे बात कर लीजिए, ठीक है। टेस्ट के बारे में मुझे बच्चे जानकारी नहीं है, आप एक बार बात कर लीजिए। छह अटेम्प्ट है एग्जाम देने का, जो जनरल कैटेगरी है इनसे, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास एक क्लास में अभी लूंगा, उसमें बात करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।